ये उदाहरण हमने पिछले क्लास में अंत में देखा था। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि हमारे पास एक पैरामीटर है, प्राचल है म्यू, जो था ट्रू एवरेज टाइम स्पेंट एवरी डे बाय स्टूडेंट्स इन फिजिकल एक्सरसाइज। और उसके लिए हमने 3 अलग अलग एस्टिमेटर्स देखे थे। एक था सैंपल मीन, एक था सैंपल मीडियन, और एक था म्यू 3 हैट जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मिनिमम ऑफ एक्सआई प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्सआई और उन डिवाइडेड बाय 2। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज, ये तीनों एक तरह से सेंसिबल एस्टिमेटर्स है। तो इनमें से कौन सा एस्टिमेटर चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए? तो पहले तो हम ये नोट करते हैं कि कोई भी अगर एक्स बार हो किसी भी रैंडम सैंपल के लिए, जिस एक पॉपुलेशन से जहां पे उस पॉपुलेशन बंटन का मीन है म्यू, तो हमने देखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हमेशा रहता है पॉपुलेशन मीन। तो मैं ये विस्तार से यहाँ पे लिखता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू of sample mean is the population mean। तो अगर इस तरह का कोई भी एस्टिमेटर है, जैसे कि एक्स बार, जो कोई भी म्यू की वैल्यू, द ट्रू वैल्यू म्यू जो हमें पता नहीं होता है, जो भी म्यू की वैल्यू हो, लेकिन ये एस्टिमेटर ऐसा है कि उसका माध्य हमेशा वो अननोन पैरामीटर म्यू रहेगा, तो इस तरह का एस्टिमेटर प्रीफर करते हैं। तो ये है एक और इस एग्जांपल में भी एक्स बार का एक्सपेक्टेशन होगा म्यू, तो शायद एक्स बार हमें ज्यादा प्रिफरेबल है। और क्यों हम देखते हैं। पहले तो एक डेफिनेशन, इस तरह के एस्टिमेटर, इस तरह के आकलक को हम बोलते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। अनबायस्ड, निष्पक्ष आकलक, और उसकी परिभाषा मैं लिख लेता हूं। A point estimator theta hat of any parameter theta of a parameter theta is said to be unbiased. Unbiased is said to be an unbiased estimator, और कभी कभी हम बोलते हैं अनबायस्ड फॉर थीटा इफ कोई भी थीटा की सच्ची वैल्यू हो, हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट हमेशा रहेगा थीटा। ये हर एक एस्टिमेटर के लिए सही नहीं होता है, हम देखेंगे, लेकिन कोई ऐसा एस्टिमेटर है जिसके लिए ये सही है, तो इस तरह का एस्टिमेटर हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। अगर ये सही नहीं है तो एक्सपेक्टेड थीटा हैट माइनस थीटा एक संख्या होगी जो शून्य से अलग होगी, उसको हम बोलते हैं बायस। मोटे तौर पे हिंदी में पक्षपात। तो इसका मतलब क्या है, विस्तार से हम थोड़ा इसके ऊपर विचार करेंगे। थीटा हैट तो है एक रैंडम वेरिएबल, ये स्टैटिस्टिक है जो हम चूज करते हैं अननोन पैरामीटर थीटा के एस्टिमेशन के लिए। थीटा हैट इज a random variable।
तो किसी अगर ऐसे हमें एस्टिमेटर मिले कि हमेशा थीटा हैट इज इक्वल टू थीटा ऑलवेज, whatever be the value of theta, तो थीटा अगर हमारे कॉइन टॉस के एग्जांपल में अगर पी, उसमें पैरामीटर को हम दर्शाते हैं पी से, तो पी अगर 0.3 है तो हमारा एस्टिमेटर ऐसा होना चाहिए कि वो 0.3 हो। अगर पी हाफ है तो हमारा एस्टिमेटर, वही एस्टिमेटर ऐसा होना चाहिए कि वो हाफ हो। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, राइट? तो इस तरह का एस्टिमेटर मिलना बहुत मुश्किल है। तो थीटा हैट, चूंकि ये रैंडम वेरिएबल है, तो ये डिपेंड करता है एक्चुअल द वैल्यू ऑफ थीटा हैट, एस्टिमेट आकलन डिपेंड्स ऑन द सैंपल। किसी सैंपल के लिए ये एक वैल्यू होगी तो किसी दूसरे सैंपल के लिए दूसरी वैल्यू होगी। कभी ये थीटा से ज्यादा होगी, कभी ये थीटा से कम हो सकती है। लेकिन औसत तौर पे हमारे इस सब्जेक्ट में हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर थीटा है तो हम इस तरह का एस्टिमेटर प्रीफर करते हैं। सो हम एग्जांपल्स देखते हैं, 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो बायस हमने डिफाइन किया है वो किसी भी एस्टिमेटर के लिए, अगर ये निगेटिव बायस भी हो सकता है, ऋण पक्षपात हो सकता है, या पॉजिटिव बायस हो सकता है। मतलब कोई भी थीटा की वैल्यू हो, हमारा जो एस्टिमेटर थीटा हैट, कोई एक पर्टिकुलर एस्टिमेटर अगर हम ले, तो हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट में माइनस थीटा अगर ऋण संख्या है तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव बायस। किसी और एस्टिमेटर के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा हमेशा ही पॉजिटिव संख्या है, धन संख्या है, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव बायस। ऐसे भी हो सकता है कुछ एस्टिमेटर्स के लिए कि कुछ वैल्यूज थीटा के लिए ये निगेटिव है, कुछ वैल्यूज थीटा के लिए पॉजिटिव है। लेकिन ऐसे कई एस्टिमेटर्स हम देखेंगे जिसमें निगेटिव बायस है या पॉजिटिव बायस है। हर थीटा के लिए ये निगेटिव वैल्यू होता है। जैसे कि हमने एक प्रपोजिशन पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से मैं ये लिख लेता हूं। प्रपोजिशन, द सैंपल मीन based on a random sample or IID observations, independent and identically distributed observation, random sample x1, x2, xn of size n is unbiased for the population mean म्यू। तो ये रिजल्ट तो हमने पहले देखा था, उसका वर्डिंग अलग था। इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का मैंने वर्डिंग लिखा है क्योंकि हमने पहले जो एक प्रोपोजिशन देखा था उसमें हमने देखा था कि कोई भी रैंडम सैंपल ले ले और उस सैंपल के लिए सैंपल मीन देख ले, तो उसका एक्सपेक्टेशन हमेशा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लिया जा रहा है उसका मीन होता है। तो वही स्टेटमेंट अलग शब्दों में यहां पे लिखा है मैंने कि सैंपल मीन एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए, और अनबायस्ड होना अच्छा है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये तो रैंडम वेरिएबल है, कभी ये
जो एस्टिमेट कर रहे हैं पैरामीटर थीटा उससे कम हो सकता है, कभी उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज तौर पर एवरेज अगर ले वो तो वो ठीक थीटा अननोन पैरामीटर थीटा से मिलता जुलता है। तो इस तरह का एस्टिमेटर अच्छा है। और एक एग्जांपल हमने जो एग्जांपल्स देखे हुए हैं उनको मैं फिर एक बार इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो यह है एग्जांपल। हमारे पास अगर नमूना है आकार n का x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल्स है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर p के साथ। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था, एक तो हम t इज इक्वल टू समेशन xi देख सकते हैं। हमने पिछले टाइम जो एस्टिमेटर सजेस्ट किया था एक्सटेंसिबल एस्टिमेटर के तौर पे, वो था सैंपल प्रोपोर्शन, राइट। सो जो x बार भी है t by n, x बार इज t by n, सैंपल प्रोपोर्शन। और हमें ये तो t का, अगर हम अंग्रेजी में इसको विस्तार से इसका मीनिंग लिखेंगे, t हम xi क्या करता है, आयत टॉस के टाइम हम देखते हैं कि हेड्स आता है कि टेल्स आता है। अगर वो हेड्स है तो हम एक xi की वैल्यू होती है 1, और अगर अगर टेल्स है तो xi की वैल्यू होगी 0। और जब हम ये सब xi जोड़ेंगे उसका मतलब है हम काउंट कर रहे हैं कितने हेड्स आ गए। सो t इज द टोटल नंबर ऑफ हेड्स, in n independent tosses। मान लीजिए, क्योंकि ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन काफी अलग अलग सिचुएशंस में आता है, लेकिन एक सिचुएशन है जब इंडिपेंडेंट टॉसेस होते हैं। तो ये इस रैंडम वेरिएबल t का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, जो हमने लास्ट टाइम भी ये टिप्पणी देखी थी। उसका है डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल पैरामीटर्स n और p के साथ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमें पता है, वो है n टाइम्स p, और उसके कारण एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय n, वो होगा 1/n टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, जो होगा 1/n टाइम्स np, या होगा इक्वल टू p। देयरफॉर अगर हम एस्टिमेटर p हैट लेते हैं जो है सैंपल प्रोपोर्शन, और एक तरीके से सिंपली x बार, तो हमने क्या देखा है, जैसे कि प्रपोजिशन में लिखा है, इस एग्जांपल में फिर से दोहरा रहे हैं, p hat is an unbiased estimator for p। जैसे मैंने परिभाषा अनबायस्ड एस्टिमेटर की परिभाषा लिखते समय बोला था, हम काफी बार इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि एक एस्टिमेटर है अनबायस्ड फॉर द अननोन पैरामीटर। परिभाषा में हमने लिखा था अनबायस्ड एस्टिमेटर वो होता है जो जिसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर हमेशा वो अननोन पैरामीटर रहता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अंतराल ए बी के ऊपर, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके दो प्राचल है ए बी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं सो ए इज इक्वल टू 0
और b इज इक्वल टू थीटा। तो इसमें तो हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल 0 टू थीटा। तो हमारा एक जो प्राचल है a, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है 0, और जो दूसरा प्राचल है b, उसको हम थीटा से फिर एक बार दर्शा रहे हैं। तो हमारे इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही अननोन पैरामीटर है थीटा। सो थीटा ग्रेटर देन 0 इज द अननोन पैरामीटर। और इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मान लीजिए कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल है x1 x2 xn। उसका मतलब फिर एक बार, और ये सब एक्साइज x1 x2 xn, ये n रैंडम वेरिएबल्स एक दूसरे से स्वतंत्र है, और हर xi का डिस्ट्रीब्यूशन या बंटन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अंतराल 0 से लेकर थीटा तक। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी रैंडम वेरिएबल आता है तो क्लियरली हर xi थीटा से कम होगा, 0 और थीटा के बीच में होगा, फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है xi की, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, मिनिमम भी लिया था, मैक्सिमम भी लिया था, तो वो भी अब रैंडम वेरिएबल्स ही है, क्योंकि वो सैंपल वैल्यूज पे डिपेंड होते हैं। मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, जिसको हम इस नोटेशन से भी दर्शाते हैं, x ब्रैकेट n। ये एक स्टैटिस्टिक्स में काफी स्टैंडर्ड नोटेशन है। जब हमारे पास n आकार का, n साइज का सैंपल है, तो x ब्रैकेट हम x सब ब्रैकेट n से दर्शाते हैं मैक्सिमम वैल्यू x1 x2 xn, और उसको बोलते हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो अगर हर एक xi थीटा से कम है तो उसका मतलब x ब्रैकेट n भी थीटा से कम है, मैक्सिमम भी थीटा से कम ही होगा। लेकिन काफी x ब्रैकेट n एक अच्छा सेंसिबल एस्टिमेटर है थीटा के लिए। ये एक स्टैटिस्टिक है, क्योंकि ये सैंपल ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड रहता है, रैंडम वेरिएबल है, तो ये एस्टिमेटर एक सेंसिबल है। तो काफी समय थीटा हैट इक्वल टू x ब्रैकेट n हम लेते हैं। सो ये एक सेंसिबल एस्टिमेटर है इस उदाहरण में। लेकिन अगर हम यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें, चूंकि x ब्रैकेट n हमेशा थीटा या थीटा से कम रहेगा, तो जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं जो एक तरह का एवरेज है, वेटेड एवरेज है, तो वो भी हमेशा ही थीटा से कम रहेगा। तो उसका मतलब ये जो हमारा एस्टिमेटर है थीटा हैट, उसका जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे हम थीटा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये है एक निगेटिव बायस। एक्चुअली जैसे पहले हम कर रहे थे, x बार के लिए अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू या और कुछ अगर हमें चाहिए तो इस स्टैटिस्टिक का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो हम इस कोर्स में नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो किया जा सकता है। और अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पड़ता है, वो एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, तो उसको यूज करके हम एग्जैक्टली x ब्रैकेट n का
एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मैं अभी लिखने वाला हूं, वो है n ओवर n प्लस वन थीटा। ये कब सही है? जब हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म ऑन द इंटरवल 0 थीटा। तो हम देख सकते हैं कि n ओवर n प्लस वन हमेशा ही, कोई भी n वैल्यू के लिए हमेशा एक से बिल्कुल कम रहेगा। तो ये जो पहले मैंने लिखा था बायस लेस देन इक्वल टू 0 इस एग्जांपल में, वो एक्चुअली स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रहेगा। देयरफॉर बायस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा, जो हमें अभी एग्जैक्टली पता है, n ओवर n प्लस वन थीटा माइनस थीटा, जो है माइनस 1 ओवर n थीटा। और चूंकि थीटा हमारा जो पैरामीटर है वो हमें पता है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो ये माइनस 1 ओवर n थीटा स्ट्रिक्टली निगेटिव है। सो यहां पे एक एग्जांपल है जो जिसमें एक रीजनेबल एस्टिमेट है निगेटिवली बायस्ड, वो अनबायस्ड नहीं है, लेकिन काफी कारण है जिसके लिए हम x ब्रैकेट n को यूज करने हैं, उसमें से लेकिन हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर भी चाहिए। चूंकि x ब्रैकेट n का एक्सपेक्टेशन यहां पे जो मैंने लिखा है वो थीटा से सिर्फ एक फैक्टर से अलग है, n ओवर n प्लस वन फैक्टर है। तो और हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते समय अगर हम एक कांस्टेंट से उस रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो हम एक दूसरा एस्टिमेटर लेते हैं, लेट थीटा वन हैट बी n प्लस वन बाय n थीटा हैट, या मैं लिख लू n प्लस वन बाय n x ब्रैकेट n। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा वन हैट क्या होगा? वो होगा n प्लस वन बाय n एक्सपेक्टेड वैल्यू टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n, जो है n प्लस वन बाय n टाइम्स n ओवर n प्लस वन थीटा, जो है थीटा किसी भी n के लिए। तो हमारे पास हमने एक शुरुआती रीजनेबल एस्टिमेट लिया था, मैक्सिमम ऑफ द एक्साइज, मैक्सिमम ऑफ ऑल द सैंपल वैल्यूज। लेकिन अगर हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए तो हमने उस मैक्सिमम का एक्सपेक्टेशन एक्चुअली कैलकुलेट करके, जो हमने इस कोर्स में किया नहीं है लेकिन वो किया जा सकता है, और हमने एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ लिया है थीटा के लिए। देन n plus 1 over n x bracket n is an unbiased estimator of theta। तो जब भी हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर पता है या पता कर सकते हैं तो हम वो प्रिफर करते हैं। तो ये मैं फॉर्मली लिख लूं, प्रिंसिपल ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेशन। जो मैं बोलते आ रहा हूं वो मैं लिख लेता हूं, an estimator which is unbiased is preferable। अगर हमारे पास काफी एस्टिमेटर्स एस्टिमेटर्स है एक पैरामीटर थीटा के लिए, तो वो हम उसमें से वो एस्टिमेटर या एस्टिमेटर्स चूज करेंगे जो अनबायस्ड है। तो अनबायस्ड इज अ गुड प्रॉपर्टी फॉर एस्टिमेटर्स टू हैव। सो अनबायस्डनेस, निष्पक्षता, अनबायस्डनेस good property
in an estimator. तो हमने तो देख लिया कि अगर हमारा अननोन पैरामीटर जो है जिसके बारे में हमें पता करना है वो अगर पॉपुलेशन मीन है तो उसका सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है, इसलिए अच्छा एस्टिमेटर है। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए क्या कर सकते हैं? सो हियर इज एन एग्जांपल हम देखेंगे। लेट x1 x2 dot 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 xn be a random sample from a population with mean mu and variance सिग्मा स्क्वायर। तो हमें पता है कि x बार इज अ गुड एस्टिमेटर, इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। हमें वेरिएंस ऑफ x बार भी पता है, ये है सिग्मा स्क्वायर बाय n, ये हमने देख लिया था पहले। लेकिन हमें सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर हम ढूंढने जा रहे हैं अब। तो हमें ऐसा एस्टिमेटर चाहिए जिसका एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर है। तो चूंकि हमने एस स्क्वायर एक स्टैटिस्टिक देखा था और उसको हमने नाम दिया था सैंपल वेरिएंस, वो नाम दिया था क्योंकि वो वेरिएंस के तरह ही काम करता है। हम हर xi को उस सैंपल मीन से कितनी दूरी है वो देखते हैं, xi माइनस x बार, उसको स्क्वायर करते हैं और उसका सैंपल एवरेज लेते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन मीन के लिए, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए करते हैं, हम x से घटाते हैं पॉपुलेशन मीन, उसको स्क्वायर करते हैं और उसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं। तो सैंपल वेरिएंस क्या ये अनबायस्ड है? सैंपल वेरिएंस की परिभाषा तो है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, जो भाई मैंने अभी उसके बारे में कहा था। लेकिन हम अक्सर क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1/n-1 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस द माइनस n टाइम्स x बार स्क्वायर। तो हम इस शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज करके वेरिएंस निकालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं नोट कर लूं कि ये जो रैंडम सैंपल है x1 x2 xn, उसके लिए हमें दिया गया है मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो हर एक xi का मीन है म्यू, हर एक xi का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ s स्क्वायर निकालने जाएंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर भी चाहिए होगा। सो नोट, expectation of xi is mu, variance of xi is sigma square। लेकिन वेरिएंस क्या होता है? वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi होल स्क्वायर, और उसके कारण हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड xi जो है म्यू स्क्वायर। तो ये हम यूज करेंगे। Therefore now expected value of s स्क्वायर होगा, हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज के जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन
के रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो एक्चुअली इसके अलावा हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर भी चाहिए, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर भी चाहिए। सिमिलरली, तो मैं यहीं पे लिख लू, सिमिलरली expected value of x bar square will be variance of x bar plus square of expected value of x bar. वेरियंस ऑफ x बार है सिग्मा स्क्वायर बाय n और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार है म्यू, तो म्यू स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर भी हमने लिख लिया है। तो हमारे पास अभी सब कुछ हमें पता है, हमें सिर्फ टर्म्स सिंप्लीफाई करनी है। जैसे मैं बोल रहा था, हम स्क्वायर को एक मान सकते हैं जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है रैंडम वेरिएबल्स का, लेकिन कौन से रैंडम वेरिएबल्स का? हम n+1 अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स देख रहे हैं। पहले n रैंडम वेरिएबल्स है x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, xn स्क्वायर, और लास्ट वाला रैंडम वेरिएबल है x बार स्क्वायर, और उनके कोएफिशिएंट्स ai a1 a2 an है 1/n-1 और an+1 है n। बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर बन जाता है 1/n-1 सम ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi स्क्वायर माइनस n टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर। ये 1/n-1 पहले टर्म के लिए है, 1/n-1 पूरे टर्म्स के लिए है, दोनों टर्म्स के लिए है। तो ये 1/n-1 तो वैसे ही रहेगा। ये एक्सपेक्टेड एक्साई स्क्वायर हमने अभी ऊपर पता कर लिया है, वो उसकी वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर हर आई के लिए। तो हम सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर अपने आप में जोड़ लेंगे। कितने बार जोड़ेंगे? n बार जोड़ेंगे, तो आएगा n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और माइनस n टाइम्स एक्सपेक्टेड x बार स्क्वायर भी लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर बाय n प्लस म्यू स्क्वायर। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n म्यू स्क्वायर माइनस n म्यू स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा और रहेगा, और ये n सेकंड टर्म में n सिग्मा स्क्वायर n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर बाय n बनता है सिग्मा स्क्वायर, और पहले टर्म में है n सिग्मा स्क्वायर। सो हमें मिलता है n-1 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, और उसका फिर एक बार कैंसिल करके जब n अगर 1 से ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर बनता है सिग्मा स्क्वायर। हम ऑफ कोर्स एस स्क्वायर डिफाइन करने में भी हमें चाहिए कि n 1 से ज्यादा है। अगर n इक्वल टू 1 है तो 1/n-1 डिफाइंड नहीं है, तो हम एस स्क्वायर की परिभाषा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब करके हमने क्या देखा कि एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमने यहां पे डिराइव कर लिया है। अगर हम एक एस्टिमेट एक तो हमें अच्छा अनबायस एस्टिमेटर मिल गया, लेकिन अगर मैंने जब स्क्वायर की परिभाषा लिखी थी तब मैंने बोला था कि एक विशिष्ट कारण के लिए हम n-1 से डिवाइड करते हैं, ना कि n से। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो एस्टिमेटर है जहां पे डिनोमिनेटर में n है ना कि n-1, ये भी एक रीजनेबल एस्टिमेट बनता है। लेकिन अगर हम इस एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू देखें लेकिन यहीं पे मैं लिख लेता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू लेने से पहले, ये
ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में डिनोमिनेटर रहता है n-1। तो अगर मैं n-1 डिवाइडेड बाय n बाहर ले लूं और अंदर लिख लूं समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर I इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय n-1 in the denominator, तो ये n-1 कैंसिल होके हमें एग्जैक्टली इक्वालिटी मिलती है। लेकिन इस तरह लिखने से हमें पता है कि ये n-1 बाय n टाइम्स स्क्वायर है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट, जो हमने थीटा हैट ऊपर लिखा है, वो है n-1 बाय n स्क्वायर, तो वो बन जाता है n-1 बाय n टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर जो हमने अभी निकाली है सिग्मा स्क्वायर। फिर एक बार n-1 डिवाइडेड बाय n हमेशा 1 से कम रहेगा, तो ये है सिग्मा स्क्वायर से कम। तो हम देखेंगे कि ये जो एस्टिमेटर है वो भी एक नेचुरल तरीके से हमें मिलता है, लेकिन ये बायस्ड एस्टिमेटर है और एस स्क्वायर हमारा सैंपल वेरिएंस अनबायस्ड है, इसमें भी एक निगेटिव बायस है। और एक उदाहरण मैं देख लेता हूं, और रादर अभी कुछ देर पहले जो हमने उदाहरण देखा उसको हम रिविजिट करते हैं। हमने देखा था यूनिफॉर्म जीरो थीटा पॉपुलेशन, और उसमें से लिखे थे हमने x1 x2 xn रैंडम सैंपल। और हमने जो थीटा 1 हैट जो हमने देखा था वो था n+1 ओवर n टाइम्स द मैक्सिमम x ब्रैकेट n। ये हमने देखा था एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है इस उदाहरण में। लेकिन हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विस्तार से पहले पढ़ा है, और हमें पता है कि फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल ए बी, the expected value of the distribution of the random variable with this distribution क्या होता है, वो उस अंतराल का मध्य बिंदु होता है a+b/2। तो हमारे इस उदाहरण में a की वैल्यू है शून्य, b की वैल्यू है थीटा। तो हमारे उदाहरण में चूंकि हर xi यूनिफॉर्म जीरो थीटा बंटित है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi बनती है 0 + θ/2, जो बनता है θ/2। और तो ये है पॉपुलेशन मीन। और हमने पहले ही देखा है कि हमारे पास अगर एक रैंडम सैंपल है, तो कोई भी रैंडम सैंपल का अगर हम सैंपल मीन ले ले, तो हमेशा उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू रहती है पॉपुलेशन मीन। ये पॉपुलेशन मीन है, उसकी पॉपुलेशन मीन, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी θ/2 इस एग्जांपल में। तो हम अगर करार करेंगे और डिफाइन करेंगे θ2 हैट टू बी 2 टाइम्स x बार, जैसे पहले किया था, क्योंकि हमें चाहिए अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ θ2 हैट, जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स x बार, बनता है 2 टाइम्स θ/2, जो कि है थीटा। तो θ2 हैट इज ऑल्सो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो हमारे पास अभी इस उदाहरण में 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं। हमारा जो पहला प्रिंसिपल था एस्टिमेटर चूज करने का, वो कहता है कि अगर
काफी सारे एस्टिमेटर्स हैं, तो उसमें से वो चूज करे, वो प्रिफर करे जो अनबायस्ड है। अब हमारे पास एक से ज्यादा अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स है तो उसमें से कैसे चूज करेंगे? तो हम देखेंगे कि इन दो एस्टिमेटर्स का माध्य है हमारा अननोन पैरामीटर थीटा, दोनों एस्टिमेटर का, दोनों एस्टिमेटर्स है अनबायस्ड। इन दो एस्टिमेटर्स में से कौन सा थीटा के पास ज्यादा रहता है, उसका फैलाव थीटा के इर्द गिर्द कैसा है? तो हम बात कर रहे हैं प्रसरण की या वेरिएंस की। तो हम देखेंगे कि वेरिएंस ऑफ, क्या हम थीटा वन हैट कंपेयर वेरिएंस ऑफ थीटा वन हैट एंड वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट, दोनों एस्टिमेटर्स अनबायस्ड है, तो हम हम देखेंगे कि उसमें से कौन सा वेरिएंस कम है। अगर वेरिएंस कम है तो उसका मतलब ज्यादातर थीटा वन हैट उस एस्टिमेटर की वैल्यूज थीटा के नजदीक है। तो पहले तो हम वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट देखते हैं, क्योंकि थीटा टू हैट है 2 टाइम्स एक्स बार और एक्स बार का वेरिएंस हमें पता है। सो वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट जो है वेरिएंस ऑफ 2 टाइम्स एक्स बार, 2 जो कांस्टेंट है, जो वेरिएंस पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो 2 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स बार हो जाता है। सो 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स बार, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार किसी भी रैंडम सैंपल के लिए क्या है? सो 4 टाइम्स वेरिएंस, so 4 times the population variance sigma square by n। तो इस उदाहरण में मैं इसी यहीं पे लिख लेता हूं, जब हमारे पास अंतराल ए बी पे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो उसका मध्य बिंदु है, और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 12। ये आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसका पीडीएफ हमें बिल्कुल पता है। तो हमेशा बाकी एग्जांपल्स में जैसे किया है, हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे लिए तो ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है थीटा, तो ये बनता है 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर बनता है थीटा स्क्वायर बाय 12। सो थीटा स्क्वायर बाय 12 और 4 बाय n तो पहले था, तो उसका मतलब है इसकी वैल्यू है थीटा स्क्वायर बाय 3n। तो हमने वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट हमें जो पता है उससे हमने निकाल लिया। वेरिएंस ऑफ थीटा वन हैट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा, हमें थीटा वन हैट क्या था, हम वेरिएंस ऑफ n प्लस 1 बाय n x ब्रैकेट n, तो हमें x ब्रैकेट n के बंटन के बारे में जानना होगा। इस कोर्स में हम ये नहीं करने वाले हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन ये आसानी से किया जा सकता है, और उसका वैल्यू तो n प्लस 1 बाय n वेरिएंस के बाद बाहर आएगा, तो फिर एक बार होगा n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ xn। ये सब वेरिएंस ऑफ x ब्रैकेट n निकाल के सिंप्लीफाई करके ये फाइनल आंसर आ जाता है थीटा स्क्वायर टाइम्स डिवाइडेड बाय n टाइम्स n प्लस 2। तो इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है ये हम कंपेयर कर सकते हैं। इस वेरिएंस में थीटा मौजूद है और थीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन व्हेन हम ये देख सकते हैं, व्हेन इज वेरिएंस ऑफ थीटा वन हैट
less than variance of theta 2 hat, या when is variance of theta 2 hat less than variance of theta 1 hat, एक ही टाइप का सवाल है। तो हमें देखना है थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टाइम्स n प्लस 2 इज लेस देन थीटा स्क्वायर बाय 3n। ये कब होगा? थीटा स्क्वायर तो दोनों में मौजूद है तो ये कैंसल हो जाएगा। ये होता है इफ एंड ओनली इफ 1 over n टाइम्स n प्लस 2 इज लेस देन 1 over 3n, और जब हम रेसिप्रोकल्स लेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो इफ एंड ओनली इफ n टाइम्स n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3n, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 1, मतलब हमेशा, क्योंकि वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो n ग्रेटर देन 1 है, तो देयरफॉर हमेशा वेरिएंस ऑफ थीटा 1 हैट, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ थीटा 1 हैट इज लेस देन वेरिएंस ऑफ थीटा 2 हैट इफ n इज ग्रेटर देन 1। ये फाइनल कंक्लूजन है, एंड देयरफॉर थीटा 1 हैट इज प्रिफर्ड ओवर थीटा 2 हैट। तो ये एक दूसरा प्रिंसिपल है जिसमें हम वेरिएंस ला रहे हैं। तो अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ थीटा, choose one which has minimum variance। अगर हमारे पास ये दो एस्टिमेटर्स है, दोनों अनबायस्ड है, तो हमने थीटा 1 हैट इसलिए चूज कर रहे हैं हम क्योंकि उसका वेरिएंस थीटा 2 हैट के वेरिएंस से कम है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है। हम बोल रहे हैं कि सभी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स देख ले थीटा के लिए और उसमें से चूज करे जिसका वेरिएंस मिनिमम है, सबसे कम है। तो इस तरह के एस्टिमेटर के लिए बोलते हैं मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। लघुत्तम प्रसरण वाला निष्पक्ष आकलक। और ये काफी महत्वपूर्ण टाइप और क्लास का एस्टिमेटर है, तो इसको इस सब्जेक्ट में इस शॉर्ट फॉर्म से हमेशा दर्शाया जाता है, MVUE, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। एक रिमार्क, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम MVUE को आइडेंटिफाई कर सकें, हम ऐसे एस्टिमेटर को आइडेंटिफाई कर सके जो अनबायस्ड भी है और सभी अनबायस्ड एस्टिमेटर से उसका वेरिएंस कम है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि MVUE एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब ऐसा कोई एस्टिमेटर ना हो जो सभी सैंपल्स के लिए हमेशा से उसका वेरिएंस कम हो, तो MVUE हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। लेकिन ये एक थियरम है जो मैं लिख लेता हूं क्योंकि हम कुछ चंद टाइप के ही पैरामीटर्स देख रहे हैं। सो ये थियरम है पॉपुलेशन मीन के लिए। सो लेट x1 x2 xn be IID
नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। जैसे मैंने काफी बार कहा है, मैं आईआईडी और रैंडम सैंपल दोनों अलग अलग टाइम पे यूज कर रहा हूं, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं ये दोनों यूज कर रहा हूं ताकि आप दोनों से परिचित रहें। आईआईडी का मतलब है स्वतंत्र और स्वरूपी बंटित, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है, जिसका माध्य है म्यू और प्रसरण है सिग्मा। देन x bar, the sample mean x bar is actually the minimum variance unbiased estimator of mu। तो ये काफी पावरफुल थियरम है कि अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल ले रहे हैं और हमें इंटरेस्ट है म्यू में, जो अननोन पैरामीटर प्राचल म्यू में जो है पॉपुलेशन का मीन, तो हम एक्स बार यूज कर सकते हैं कि क्योंकि ना ही एक्स बार अनबायस्ड है म्यू के लिए, उसका प्रसरण सभी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में सबसे कम है, लघुत्तम है। तो ये एक अच्छा थियरम है और इस थियरम के नोट पे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।